हेलो एवरीवन। इस वीडियो में हम कंप्यूटर जीके के बारे में पढ़ेंगे और इसमें इतने अच्छे नोट्स बनाए हुए हैं कि इसके अलावा आपको कहीं से भी पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। तो स्टार्ट करते हैं। कंप्यूटर एक परिचय। इसमें आज बहुत अच्छे से एक एक पॉइंट आपको समझाया जाएगा, किसी भी प्रकार की जल्दबाजी नहीं की जाएगी, तो बिल्कुल वीडियो को लास्ट तक देखते रहें। तो स्टार्ट करते हैं। कंप्यूटर एक परिचय। कंप्यूटर क्या है? कंप्यूटर एक स्वचालित इलेक्ट्रॉनिक मशीन है। कंप्यूटर को जब हम कमांड दे देते हैं तो वो खुद उस चीज़ पर प्रोसेस करता है, खुद उस चीज़ पर वर्क करता है। उसके बाद हमें आउटपुट के रूप में सूचना मिलती है। तो इनपुट के रूप में हमें उसे दे दिया जाता है, प्रोसेसिंग खुद करता है और उसे हम आउटपुट के रूप में प्राप्त करते हैं। तो कंप्यूटर क्या है? कंप्यूटर एक स्वचालित इलेक्ट्रॉनिक मशीन है। कंप्यूटर के बारे में बात करें तो हार्डवेयर, सॉफ्टवेयर, डाटा। हार्डवेयर क्या होते हैं? जो कंप्यूटर के पार्ट्स होते हैं जिसको हम छू सकते हैं, भौतिक भाग जिसे हम छू सकते हैं, जैसे सीपीयू, मॉनिटर, कीबोर्ड, माउस, इसको हम छू सकते हैं तो वो हार्डवेयर कहलाता है। लेकिन जिसको हम छू नहीं सकते, जैसे सॉफ्टवेयर है, जो हार्डवेयर पे जो है सिस्टम सॉफ्टवेयर होते हैं उन पे वर्क करते हैं, एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर होते हैं, अनुदेशों प्रोग्रामों का जो समूह होता है वो सॉफ्टवेयर कहलाता है। और डाटा जो होता है वो डाटा हम इनपुट के रूप में जो है कंप्यूटर में दर्ज करते हैं। उसमें क्या होता है? कच्चे तथ्यों का अवयव संकलन होता है, जबकि उसके बाद कंप्यूटर उसमें प्रोसेसिंग करता है और कंप्यूटर प्रोसेसिंग के बाद हमें सूचना आउटपुट के रूप में प्राप्त होती है। प्रोसेसर की जो गति होती है, जो कंप्यूटर का एक पार्ट होता है सीपीयू, उसको हम प्रोसेसर के रूप में भी जानते हैं। तो प्रोसेसर की जो गति होती है वो हर्ट्ज के रूप में होती है। सीपीयू के अंदर एक मदरबोर्ड होता है, एक सर्किट, उसमें बीच में एक प्रोसेसर लगा हुआ होता है। तो उस प्रोसेसर की जो गति है उसे हम हर्ट्ज के रूप में जानते हैं। कंप्यूटर की गति जो है उसे मिलियन इंस्ट्रक्शन पर सेकंड के रूप में हम मापते हैं। सुपर कंप्यूटर जो है उसकी प्रोसेसिंग गति वो किस में मापी जाती है? तो वो फ्लॉप्स में मापी जाती है, फ्लोटिंग पॉइंट ऑपरेटिंग पर सेकंड, इसमें इसको मापा जाता है। तो ये भी इंपॉर्टेंट है कि सुपर कंप्यूटर की जो प्रोसेसिंग गति है इसको किस चीज़ में मापा जाता है। भारत में कंप्यूटर का प्रथम प्रयोग कब हुआ था? तो भारत में प्रथम कंप्यूटर का जो प्रयोग हुआ वो 16 अगस्त 1986 को बेंगलुरु के डाकघर में हुआ। जबकि भारत में पूर्ण कंप्यूटरीकृत डाकघर कौन सा है? तो वो है नई दिल्ली। बेंगलुरु के डाकघर में सर्वप्रथम प्रयोग हुआ, जबकि नई दिल्ली में जो है पूर्ण रूप से कंप्यूटरीकृत डाकघर किया गया इसका प्रयोग। कंप्यूटर साक्षरता दिवस की बात करें तो 2 दिसंबर को कंप्यूटर साक्षरता दिवस मनाई जाती है। बैंकिंग लेन देन में जो है ईसीएस से क्या संबंध है? तो इलेक्ट्रॉनिक क्लियरिंग सर्विस जो है बैंकिंग लेन देन में ईसीएस से संबंधित है। कैड की बात करें तो कंप्यूटर एडेड डिज़ाइन जो है सीएडी की फुल फॉर्म होती है। आईटी की बात करें तो इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, ये सारे जो है कंप्यूटर से रिलेटेड वर्ड हैं, इनकी फुल फॉर्म है। कंप्यूटर निर्माण में अग्रणी होने के कारण बेंगलोर शहर को जो है सिलिकॉन वैली कहा जाता है। तो ये तो बहुत को पता होगा कि बेंगलोर को सिलिकॉन वैली कहा जाता है, लेकिन क्यों कहा जाता है? क्योंकि वहाँ पे कंप्यूटर के निर्माण कार्य बहुत अधिक होता है, तो वहाँ पर अग्रणी होने के कारण इसको सिलिकॉन वैली कहा जाता है। तो ये कंप्यूटर के बारे में सामान्यतः परिचय था। अब कंप्यूटर का उद्भव और विकास पढ़ लेते हैं। कंप्यूटर का उद्भव और विकास कैसे हुआ? तो कंप्यूटर का जो उद्भव हुआ है वो इस प्रकार से हुआ है कि संसार का प्रथम गणना यंत्र जो है वो अबेकस कहलाता है। तो इम्पोर्टेंट प्रश्न है, संसार का प्रथम गणना यंत्र कौन सा है? तो वो है अबेकस। अबेकस इस प्रकार से हुआ करता था, इसमें जो है छल्ले पड़े हुए होते थे गोली टाइप की, तो इनको गिनकर काम चलाया जाता था, जोड़ घटान इस प्रकार से इसमें किया जाता था। तो अबेकस संसार का प्रथम गणना यंत्र है। उसके बाद पास्कलाइन का निर्माण हुआ, जो ब्लेज पास्कल ने इसकी खोज की थी, और इनके नाम पर जो है एक उच्च स्तरीय भाषा है पास्कल, उसका नाम रखा गया है पास्कल। तो ब्लेज पास्कल ने इसकी खोज की थी, ये सिर्फ जोड़ घटान कर सकता था। उसके बाद आता है एनालिटिकल इंजन। एनालिटिकल इंजन जो है वो चार्ल्स बेबेज ने इसकी खोज की, 1842 में इसकी खोज की थी। विश्व का पहला कंप्यूटर इसी को माना जाता है। तो एनालिटिकल इंजन जो है इसकी खोज किसने की थी? तो वो की थी चार्ल्स बेबेज ने। इसलिए ही चार्ल्स बेबेज को जो है कंप्यूटर का जनक कहा जाता है। इसे विश्व का पहला कंप्यूटर माना जाता है, किसको? एनालिटिकल इंजन को। इस इंजन में जो है एक प्रोग्राम डाला था, किसने डाला था? लेडी एडा अगास्टा जो है, इन्होंने एक प्रोग्राम डाला था, इसलिए इस नाम को अब दुनिया का प्रथम प्रोग्रामर कहा जाता है।
लेडी एडी अगास्टा क्या है, तो लेडी एडी अगास्टा जो है वो दुनिया का प्रथम प्रोग्रामर है। इसलिए कहा जाता है क्योंकि एनालिटिकल इंजन जो था जिसकी खोज चार्ल्स बेबेज ने 1842 में की थी, इसमें पहला प्रोग्राम जो है इन्होंने ही डाला था। इसके बाद हुई मार्क वन की खोज। ये विश्व का प्रथम पूर्ण स्वचालित विद्युत यांत्रिक गणना यंत्र है, मतलब बिजली से चलने वाला पहला गणना यंत्र था ये मार्क वन। उसके बाद आया एनिएक। एनिएक क्या है, प्रथम पूर्ण इलेक्ट्रॉनिक डिजिटल कंप्यूटर है। तो अगर पूछा जाए कि विश्व का प्रथम पूर्ण इलेक्ट्रॉनिक डिजिटल कंप्यूटर कौन सा है, तो वो है एनिएक। इसकी खोज किसने की थी, तो जेपी एकर्ट जॉन मूचली ने इसकी खोज की थी। एनिएक के बाद आया यूनिवैक। ये प्रथम व्यापारिक कंप्यूटर है। पूछा जा सकता है कि प्रथम व्यापारिक कंप्यूटर कौन सा है, तो वो है यूनिवैक। माइक्रो प्रोसेसर की खोज हुई इसके बाद। प्रथम माइक्रो प्रोसेसर किसने बनाया था, तो इंटेल 4004 के नाम से इंटेल कंपनी ने इसको बनाया था। इंटेल 4004 जो है पहला माइक्रो प्रोसेसर था। तो ये कंप्यूटर का उद्भव विकास था। अब इसके बाद देख लेते हैं कंप्यूटर का वर्गीकरण। कंप्यूटर को 3 प्रकार से वर्गीकृत किया जा सकता है। एक तो हार्डवेयर के आधार पर, एक उसकी कार्य पद्धतियों के आधार पर, एक उसका जो कार्य करना होता है, आकार के अनुसार कार्य किया जाता है, तो उसके आधार पर इसको 3 भागों में बांटा जा सकता है। हार्डवेयर के आधार पर पहली पीढ़ी, दूसरी पीढ़ी, तीसरी पीढ़ी, चौथी पीढ़ी, पाँचवीं पीढ़ी, जो वर्तमान में भी चल रही है वो 5वीं पीढ़ी है। तो इस प्रकार से इसका विकास हुआ। कार्य पद्धति के आधार पर एनालॉग, डिजिटल और हाइब्रिड। आकार के आधार पर मेन फ्रेम, मिनी, माइक्रो, सुपर। तो इस प्रकार से कंप्यूटर का वर्गीकरण कर सकते हैं। तो इसको अब देख लेते हैं। जो है पीढ़ी के आधार पर सबसे पहले हम देख लेते हैं। तो समय जो है वो ये पूछा जाता है एग्जाम में कि कौन सी पीढ़ी का समय कब से कब तक रहा। तो पहली पीढ़ी जो है 1942 से 55 तक रही, दूसरी 1955 से 64, तीसरी 1964 से 75, चौथी पीढ़ी 1975 से 89 और 5वीं पीढ़ी 1989 से अब तक चल रही है। हार्डवेयर की बात करें तो निर्वात ट्यूब पहली पीढ़ी में थी। उसके बाद ट्रांजिस्टर का विकास हुआ। फिर तीसरी पीढ़ी में इंटीग्रेटेड चिप आ गई, जो SSI और MSI कहलाई। फिर उसके बाद माइक्रो प्रोसेसर। तो पूछा जाता है माइक्रो प्रोसेसर का विकास कब हुआ, तो चौथी पीढ़ी में माइक्रो प्रोसेसर आया था, VLSI। उसके बाद 5वीं पीढ़ी में ULSI और SLSI जो है ये आ गए थे। उसके बाद सॉफ्टवेयर की बात करें तो पहली पीढ़ी में मशीनी भाषा का यूज हुआ, दूसरी में असेंबली भाषा का यूज हुआ, तीसरी भाषा जो है इसमें उच्च स्तरीय भाषा आ गई थी। हाई लेवल लैंग्वेज जो है इसका विकास तीसरी भाषा में हुआ, तीसरी पीढ़ी में हुआ। उसके बाद चौथी पीढ़ी में ग्राफिकल यूजर इंटरफेस जो है इसका विकास हुआ और C+ भाषा चौथी पीढ़ी में आ गई थी। 5वीं पीढ़ी में हम इंटरनेट और मल्टीमीडिया के बारे में करते हैं। अगला है मेमोरी। मेमोरी की बात करें तो पहली पीढ़ी में मेमोरी के रूप में पंच कार्ड का प्रयोग हुआ, दूसरी पीढ़ी में चुंबकीय मेमोरी का, तीसरी में चुंबकीय मेमोरी में ही इसकी भंडारण क्षमता में वृद्धि कर दी गई। उसके बाद चौथी पीढ़ी में सेमीकंडक्टर मेमोरी आ गई, 5वीं पीढ़ी में ऑप्टिकल डिस्क आ गई। उसके बाद ये कुछ एग्जाम्पल है। इनेक, यूनिवैक जो है पहली पीढ़ी के हैं। उसके बाद IBM 1401, PDP-8 ये दूसरी पीढ़ी के एग्जाम्पल हैं। IBM 360 टाइम शेयरिंग ऑपरेटिंग सिस्टम का विकास तीसरी पीढ़ी में हुआ। IBM PC, MS-DOS, MS विंडोज़, एप्पल OS जो है ये चौथी पीढ़ी के हैं। IBM नोट सुपर कंप्यूटर जो है ये 5वीं पीढ़ी के हैं। गणना की बात करें तो पहली जो पीढ़ी थी उसमें मिली सेकेंड में गणना हो जाती थी, उसके बाद माइक्रो सेकेंड में गणना हुई, उसके बाद नैनो सेकेंड में गणना हुई, उसके बाद पिको सेकेंड में गणना हुई। तो जैसे जैसे टेक्नोलॉजी बढ़ती चली गई उतना ही जो है गणना में जल्दी होती रही, बहुत ही कम समय में गणना होने लगी। तो ये जो है पीढ़ी थी 5वीं पीढ़ी, इसमें किस प्रकार से क्या क्या आया। उसके बाद देख लेते हैं कार्य पद्धति के आधार पर 3 भागों में कंप्यूटर को बांटा है, एनालॉग, डिजिटल और हाइब्रिड। समय के साथ भौतिक राशि में परिवर्तन जब होता है, जैसे तापक्रम, दबाव, विद्युत वोल्टेज, साधारण घड़ी, वाहन मीटर, तो ये सारे एग्जाम्पल जो है एनालॉग कंप्यूटर के हैं। इसमें क्या होता है, समय के साथ जो है भौतिक राशि में परिवर्तन होता है। जबकि डिजिटल में क्या होता है, इलेक्ट्रॉनिकों के जो संकेत हैं उस पर आधारित होता है डिजिटल कंप्यूटर। इसमें बाइनरी अंक होते हैं 0 1, जो कंप्यूटर समझता है हमारी बाइनरी भाषा, मशीनी भाषा भी उसको कहा जाता है। तो बाइनरी अंक जो होते हैं 0 1 इसको समझता है हमारा कंप्यूटर, डिजिटल कंप्यूटर। हाइब्रिड कंप्यूटर की बात करें तो इसमें डिजिटल और एनालॉग दोनों का मिश्रण होता है। इसमें क्या होता है कि जो इनपुट और आउटपुट होता है वो एनालॉग में होता है। इनपुट अगर देते हैं तो एनालॉग में, फिर उसके बाद प्रोसेसिंग जो होती है वो डिजिटल में होती है, उसके बाद जो आउटपुट मिलता है वो फिर से हमें एनालॉग में मिलता है।
तो इनपुट आउटपुट एनालॉग में और गणना प्रोसेसिंग डिजिटल में। तो जो हाइब्रिड कंप्यूटर होता है ये दोनों का मिश्रण होता है, डिजिटल और एनालॉग का मिश्रण होता है हाइब्रिड कंप्यूटर। उसके बाद जो है आकार के आधार पर देख लेते हैं, तो मेन फ्रेम कंप्यूटर जो होते हैं वो मल्टी यूजर होते हैं, मतलब कई सारे व्यक्ति एक साथ उसको यूज कर सकते हैं। मल्टी प्रोग्रामिंग, कई सारे प्रोग्राम उस पर एक साथ यूज कर सकते हैं। टाइम शेयरिंग जो है, इसमें हम टाइम के अकॉर्डिंग जो हमें आउटपुट मिलता है, मतलब कुछ भी चीज़ है तो हमें वो टाइम के अकॉर्डिंग, टाइम के अनुसार हमें उसमें आउटपुट मिल जाता है। मिनी कंप्यूटर की बात करें तो 1965 में DEC ने इसका आविष्कार किया था। एक से अधिक माइक्रो प्रोसेसर इसमें होते हैं मिनी कंप्यूटर में। माइक्रो कंप्यूटर की बात करें तो 1970 में IBM ने इसका आविष्कार किया। फिर आता है इम्पोर्टेंट है जो फोर्थ हमारा सुपर कंप्यूटर, तो ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, इसको आप याद रखें। मल्टी यूजर होता है, इसमें कई सारे व्यक्ति एक साथ कार्य कर सकते हैं। अत्यधिक तीव्र प्रोसेसिंग होती है, विशाल भंडारण क्षमता होती है, सर्वाधिक तेज होता है, हज़ारों प्रोसेसर एक साथ लगे हुए होते हैं। तो 1000 प्रोसेसर इसमें एक साथ लगे हुए होते हैं जो काम को बराबर बराबर हिस्सों में तोड़ लेते हैं, उसके बाद उस काम को करते हैं, तो इसलिए तीव्र गति से काम हो जाता है। तो काम को अलग अलग तोड़कर जो है अलग अलग प्रोसेसर करते हैं, तो सुपर कंप्यूटर की स्पीड इस कारण बढ़ जाती है। तो इस प्रकार जो है सुपर कंप्यूटर सबसे तेज़ कंप्यूटर है। विश्व का सबसे तेज़ कंप्यूटर कौन सा है, तो वो है सुपर कंप्यूटर। तो सुपर कंप्यूटर का विकास कैसे हुआ वो देख लेते हैं। विश्व का सुपर कंप्यूटर जो है वो क्रे रिसर्च कंपनी ने बनाया था। किस नाम से? क्रे रिसर्च कंपनी ने सुपर कंप्यूटर बनाया था, और इसको बनाया, इसके जन्मदाता कौन है, वो है सेमर क्रे। सेमर क्रे जो है वो उसे सुपर कंप्यूटर का जन्मदाता उनको कहा जाता है। भारत में बात करें तो भारत में प्रथम सुपर कंप्यूटर जो है वो फ्लो सॉल्वर बनाया था। किसने? नाल कंपनी है, नेशनल एरोनॉटिकल लैब जो है, नेशनल एरोनॉटिकल लैब जो है नाल, इसने फ्लो सॉल्वर का निर्माण किया। ये भारत का प्रथम सुपर कंप्यूटर है फ्लो सॉल्वर। जबकि विश्व का प्रथम सुपर कंप्यूटर बनाया था क्रे रिसर्च कंपनी ने। तो क्रे जो है वो विश्व का प्रथम सुपर कंप्यूटर है। भारत में अन्य सुपर कंप्यूटर की बात करें तो परम सीरीज के जितने भी कंप्यूटर हैं वो CDEC पुणे ने बनाए हैं। अनुपम की बात करें तो अनुपम बार्क ने बनाए हैं। भाभा एटॉमिक रिसर्च सेंटर जो है इन्होंने अनुपम सीरीज बनाई हैं। और पेस कंप्यूटर जो है वो बनाया है अनुराग कंपनी ने। IBM के जो डीप ब्लू कंप्यूटर ने शतरंज के विश्व चैंपियन कौन थे, तो वो थे गैरी कास्परोव को पराजित किया था। किसने? IBM कंपनी के डीप ब्लू कंप्यूटर ने। IBM जो कंपनी है उसका डीप ब्लू कंप्यूटर है, इसने जो है विश्व चैंपियन गैरी कास्परोव को पराजित किया था। तो ये हमारे 2 चैप्टर कंप्लीट हो गए। अब बात करते हैं तीसरे चैप्टर की, कंप्यूटर की कार्य पद्धति क्या है। तो कंप्यूटर किस प्रकार से कार्य करता है, इस चैप्टर में हम ये पढ़ेंगे। तो सबसे पहले क्या होता है, हमारे पास तथ्य सूचनाएं होती हैं जो डाटा और अनुदेश के रूप में हमें कहलाता है। वो जो अव्यवस्थित डाटा सूचना होती है हम उसको क्या करते हैं, कंप्यूटर में इनपुट करते हैं। इनपुट के लिए हमारे पास डिवाइसेस होती हैं, जैसे कीबोर्ड हो गया, माउस हो गया। इसके माध्यम से जो है हम उसमें डिवाइस में, कंप्यूटर में जो है डालते हैं इन डिवाइस के माध्यम से। तो कीबोर्ड में जैसे हमने बटन प्रेस किए, माउस से हमने क्लिक किया, तो उसके माध्यम से हम कंप्यूटर में इनपुट प्रोसेस करते हैं। फिर उसके बाद क्या होता है, कंप्यूटर में प्रोसेसिंग चलती है। कंप्यूटर में क्या होता है, प्राथमिक मेमोरी या मुख्य मेमोरी जो है ये अंदर होती है। प्राथमिक मेमोरी में बात करें तो रैम, रोम जो है ये कंप्यूटर के अंदर होती है। जबकि दूसरी मेमोरी होती है द्वितीयक सहायक मेमोरी जो है, इसमें क्या आता है, इसमें जैसे DVD, CD, हार्ड डिस्क जो है इसको हम द्वितीयक मेमोरी में ले सकते हैं, क्योंकि इसको हम अलग भी कर सकते हैं और इसमें जोड़ भी सकते हैं। तो ये द्वितीयक मेमोरी में आ गया। उसके बाद कंप्यूटर के अंदर जो प्रोसेसिंग होती है उसमें कंट्रोल यूनिट भी होता है। कंट्रोल यूनिट का कार्य है सभी जो प्रोसेसिंग है उसको कंट्रोल करना। तो जितनी भी प्रोसेस इसके अंदर होती है उसको कंट्रोल करने का कार्य कंट्रोल यूनिट के द्वारा होता है। जबकि अरिथमेटिक लॉजिक यूनिट जो है ALU की फुल फॉर्म है, पूछा जाता है एग्जाम में कि ALU की फुल फॉर्म क्या है, तो वो है अरिथमेटिक लॉजिक यूनिट। तो ये CPU के अंदर प्रोसेस होती है। इसका कार्य होता है गणना करना। गणना करना किसका कार्य है, अरिथमेटिक लॉजिक यूनिट का। और जो है कंट्रोल यूनिट का कार्य है, CU की फुल फॉर्म होती है कंट्रोल यूनिट, इसका कार्य होता है कंट्रोल करना। तो जब हम इनपुट कर देते हैं तो इसके अंदर प्रोसेसिंग चलती है। उसके बाद हमें आउटपुट यूनिट के माध्यम से प्राप्त होता है। आउटपुट जैसे मॉनिटर स्पीकर हो गया, मॉनिटर से हमें देखने को मिलता है तो आउटपुट मिल रहा है। प्रिंटर हो गया, प्रिंटर के माध्यम से हमें कॉपी मिलती है। और स्पीकर हो गया, स्पीकर के माध्यम से हमें वॉइस मिलती है जो आउटपुट के रूप में हमें सूचना मिलती है। तो ये सूचना परिणाम हमें इस प्रकार से मिलते हैं। तो ये हमारी पूरे कंप्यूटर की कार्य पद्धति है। इसको अब हम अलग अलग पढ़ेंगे।
सबसे पहले देख लेते हैं इनपुट क्या है, डाटा अनुदेशों को इनपुट करने की प्रक्रिया। भंडारण क्या है, जो डाटा हम स्टोर या अंदर कंप्यूटर में डालते हैं तो उसको जो स्टोर करने के लिए मेमोरी का प्रयोग किया जाता है। प्रोसेसिंग, इनपुट डाटा को सूचना में बदलना, तो जब हम इनपुट कर देते हैं तो उसके अंदर जो प्रोसेसिंग होती है फिर उसके बाद हमें आउटपुट सूचना प्राप्त होती है तो उसे प्रोसेसिंग कहते हैं। सूचना या परिणाम का प्राप्त होना आउटपुट कहलाता है। कंट्रोल, जो उपकरण अनुदेशों और सूचनाओं को नियंत्रित करता है, तो कंट्रोल का कार्य क्या है, कंट्रोल यूनिट, उसका कंट्रोल करना। अब सीपीयू के बारे में सबसे पहले पढ़ लेते हैं। कंप्यूटर का एक मुख्य भाग होता है सीपीयू, सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। तो कंप्यूटर को सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट इसकी फुल फॉर्म है। कंप्यूटर का हृदय या मस्तिष्क इसको कहा जाता है। यह एक सघन इंटीग्रेटेड सर्किट चिप जो आईसी होती है, इसको माइक्रो प्रोसेसर भी कहा जाता है। किसको, सीपीयू को जो है माइक्रो प्रोसेसर भी कहा जाता है। सीपीयू क्या है, स्टोर्ड प्रोग्राम इंस्ट्रक्शन के आधार पर कार्य करता है। जो इसमें प्रोग्राम स्टोर्ड होते हैं उसके आधार पर ये कार्य करता है। और सीपीयू जो है उसके बिल्कुल नज़दीक में लगी हुई एक मेमोरी होती है जिसे हम रजिस्टर मेमोरी के नाम से जानते हैं। तो उसमें जो डाटा होता है सीपीयू उसी को प्रोसेस करता है। कंप्यूटर के जो सीपीयू है उसके अंदर एक मदरबोर्ड देखा होगा आपने, उसके अंदर एक प्रोसेसर होता है। तो प्रोसेसर से ही लग के एक मेमोरी होती है जिसे हम बोलते हैं रजिस्टर मेमोरी। तो रजिस्टर मेमोरी जो है इसी में जो डाटा होगा सीपीयू उसी को प्रोसेस करेगा। तो ये एक नई चीज़ है, इसको आप अच्छे से नोट कर लें। तो सीपीयू किस डाटा को प्रोसेस करता है, जो रजिस्टर मेमोरी में होगा। इसे हम आगे अच्छे से पढ़ेंगे अभी डीप में, इसको अभी फ़िलहाल इतना ही पढ़ते हैं। अगला है हमारा कंट्रोल यूनिट। कंट्रोल यूनिट क्या है कि कंप्यूटर के सभी कार्यों पर नियंत्रण करने की जो प्रक्रिया है वो कंट्रोल यूनिट के द्वारा की जाती है। सॉफ्टवेयर हार्डवेयर के बीच संबंध स्थापित किया जाता है। तो जो कंप्यूटर का सॉफ्टवेयर है और हार्डवेयर दोनों का संबंध स्थापित करता है कंट्रोल यूनिट। और कंप्यूटर का नाड़ी तंत्र भी इसको कहा जाता है। तो कंप्यूटर का नाड़ी तंत्र किसे कहा जाता है, तो वो कहा जाता है कंट्रोल यूनिट को। अब बात करते हैं ALU। ALU ये हमने अभी पूछे कार्यपद्धति, तो जो चित्र पढ़ा है उसमें सारी चीज़ हैं, जैसे कंट्रोल यूनिट उसके बारे में हमने पढ़ लिया। अब ALU के बारे में पढ़ते हैं। तो ये जो कंट्रोल यूनिट से प्राप्त निर्देश होते हैं उनको गणितीय और तार्किक कार्यवाही डाटा पर करता है। तो जो कार्यवाही है वो गणितीय और तार्किक पर करता है। तो ALU को हम डिवाइड कर लेते हैं AU प्लस LU। तो AU हो गया अर्थमेटिक यूनिट, मतलब अंक गणितीय गणनाएँ करता है, जबकि LU हो गया लॉजिकल यूनिट, तार्किक कार्य करता है। तो ALU का कार्य क्या हो गया कि अंक गणितीय गणना करना और तार्किक कार्य करना जो है ALU का कार्य हो गया। इसकी फुल फॉर्म भी आप याद रखें, अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट। अगला है हमारा बायोस। ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, यहाँ से प्रश्न हर एग्जाम में एक प्रश्न जरूर बनता है, इसको हम अच्छे से समझ लेते हैं। तो जब भी किसी सिस्टम मतलब कंप्यूटर जो है इसका निर्माण किया जाता है तो उस समय ही कंपनी द्वारा जो है एक मदरबोर्ड में जो रोम होती है मेमोरी, उसमें एक सॉफ्टवेयर स्थापित कर दिया जाता है। किस में किया जाता है, रोम में। तो वहाँ पे एक सॉफ्टवेयर स्थापित कर दिया जाता है। कौन सा सॉफ्टवेयर है वो, बायोस सॉफ्टवेयर है। ये एक प्रकार का सॉफ्टवेयर है। इसकी फुल फॉर्म है बेसिक इनपुट आउटपुट सिस्टम, मतलब बेसिक इनपुट आउटपुट सिस्टम जो है इसकी फुल फॉर्म है। और इसे किस में स्थापित कर दिया जाता है, तो ये लिखा हुआ है हमारा, इसे रोम में स्थापित उस समय ही कर दिया जाता है। अब यहाँ से प्रश्न क्या बनता है कि जब कंप्यूटर ऑन होता है तो सबसे पहले कौन सा सॉफ्टवेयर चलता है, तो वो चलता है हमारा बायोस सॉफ्टवेयर। तो जब हमारा कंप्यूटर ऑन होता है तो हम कौन सा बटन दबाते हैं, डेल का बटन दबाते हैं, तो हमारा बायोस सिस्टम खुल जाता है। आपने देखा भी होगा जब हम कंप्यूटर ऑन करते हैं तो स्टार्टिंग में एक बूटिंग वाला पेज आता है, धीरे धीरे वो प्रोसेसिंग होकर मुख्य पेज पे हम वहाँ पे स्क्रीन पे पहुँचते हैं। तो जो सबसे पहले खुलता है उसे बेसिक इनपुट आउटपुट सिस्टम कहते हैं। ये सॉफ्टवेयर है एक प्रकार का। तो सबसे पहले ऑन क्या होता है कंप्यूटर में, वो होता है बायोस सॉफ्टवेयर। बायोस सॉफ्टवेयर क्या है, ये हार्डवेयर की जांच करता है। तो जो शुरू में 1-2 मिनट कंप्यूटर को ऑन होने में लगती है तो वो हार्डवेयर की उस समय जांच होती है। और सबसे पहला कौन सा प्रोग्राम चलता है, वो है पोस्ट। इसकी फुल फॉर्म है पावर ऑन सेल्फ टेस्ट। ये एग्जाम में पूछा हुआ है, क्लरिकल के एग्जाम में आया था। तो वो जो बायोस सॉफ्टवेयर है जब हार्डवेयर की जाँच कर लेता है तो कौन सा प्रोग्राम चलता है, पोस्ट प्रोग्राम, जो उसको कहा जाता है पावर ऑन सेल्फ टेस्ट। मतलब जो है हार्डवेयर की जांच करने की जो प्रक्रिया है उसको कहा जाता है पावर ऑन सेल्फ टेस्ट। अब बायोस में स्थित जो है बूट स्ट्रैप लोडर जो है ये प्रोग्राम जांच के बाद मुख्य मेमोरी में डालने का आदेश देता है। उसके बाद हम मुख्य स्क्रीन पर हम पहुंच जाते हैं। तो बूट स्ट्रैप लोडर जो है ये प्रोग्राम को क्या करता है, मुख्य मेमोरी में डालने का आदेश दे देता है।
तो इस प्रक्रिया को कहते क्या हैं? इस प्रक्रिया को कहते हैं बूटिंग। बूटिंग इस प्रक्रिया को कहा जाता है। अगला क्या है? कंप्यूटर बस। कंप्यूटर क्या है कि मदरबोर्ड जो है हमारा, जो सीपीयू के अंदर होता है, उसमें एक तारों का समूह होता है जो डाटा संकेतों को एक स्थान से दूसरे स्थान तक ले जाया जाता है। तो किसके माध्यम से? कंप्यूटर बस के माध्यम से जो है एक स्थान से दूसरे स्थान को ले जाया जाता है। ये भी एक नई चीज़ है, इसको भी आप अच्छे से जानें। तो जो हमारा मदरबोर्ड होता है, जो सीपीयू के अंदर होता है, उसमें जो तारों का समूह है, उसमें डाटा एक स्थान से दूसरे स्थान तक ले जाने के लिए कंप्यूटर बस का प्रयोग किया जाता है। सीपीयू जो है उसकी गति को प्रभावित करने वाले कारक कौन कौन से हैं? तो वो है एक कंप्यूटर घड़ी इलेक्ट्रॉनिक पल्स उत्पन्न करती है। जो कंप्यूटर घड़ी होती है वो इलेक्ट्रॉनिक पल्स उत्पन्न करती है, और जितनी जल्दी करेगी उतनी गति इसकी तीव्र होगी। इसकी गति मिलियन हर्ट्ज में मापी जाती है। अगला है हमारा रजिस्टर मेमोरी। सीपीयू रजिस्टर में स्थित डाटा को ही प्रोसेस करता है। ये बात मैंने पहले भी बताई है। अगर एग्जाम में पूछा जाता है कि सीपीयू जो है कौन सी मेमोरी का डाटा को प्रोसेस करता है, तो वो है रजिस्टर मेमोरी। तो रजिस्टर मेमोरी जो है डायरेक्ट सीपीयू से अटैच रहती है। रैम, रोम जो है, इनसे डाटा जो है सबसे पहले रजिस्टर मेमोरी में आता है। रजिस्टर मेमोरी के बाद ही सीपीयू उसको प्रोसेस करता है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है, 2 बार इसको बता दिया, आप इसको अच्छे से याद रखें। तो रजिस्टर जो मेमोरी है उसकी संख्या अधिक जितनी होगी, उसका आकार जितना अधिक होगा, उसकी गति उतनी तीव्र होगी। शब्द परास की बात करें तो जो बिट में होता है, शब्द की लंबाई जो हम बिट में मापते हैं, तो 8, 16, 32 बिट, इस प्रकार से मैक्सिमम 64 बिट तक का शब्द हो सकता है। तो जितना शब्द की परास अधिक होगी उतनी उसकी शब्द परास अधिक होगी, तो उतनी गति सीपीयू की अधिक होगी। थ्रूपुट प्रक्रिया क्या है? तो थ्रूपुट क्या होता है कि कंप्यूटर द्वारा प्रति इकाई समय में संपादित किए गए उपयोगी प्रोसेसिंग की संख्या। तो मतलब इकाई समय में, मान लो जैसे 1 सेकंड में जितना कंप्यूटर प्रोसेस करता है, तो उस प्रक्रिया को क्या कहते हैं? थ्रूपुट कहते हैं। कंप्यूटर निर्देश को एक प्रोसेस में किस प्रकार से देखते हैं? तो फेच क्या है? फेच, ये भी नाम जो है इस प्रकार के आप याद रखें। जो मेमोरी से आवश्यक निर्देश मिलते हैं कंप्यूटर में सीपीयू को, वो फेच कहलाता है। उस निर्देश को समझने वाली कमांड जो होती है उसमें बदलना, मतलब जो निर्देश मिले मेमोरी से उसको फिर समझने वाली कमांड में बदलना, तो उसको डिकोड कहते हैं। फिर उसके बाद कमांड को प्रोसेसर द्वारा एग्जीक्यूट किया जाता है, तो उस प्रक्रिया को एग्जीक्यूट कहते हैं। और जो प्राप्त परिणाम होते हैं उसको फिर स्टोर कर लिया जाता है, तो उसे स्टोर कहते हैं। तो इस प्रकार से सीरीज होती है, पहले फेच होगा, फिर डिकोड, फिर एग्जीक्यूट, फिर स्टोर। तो इस प्रकार से कंप्यूटर निर्देश को एक प्रोसेस में इस प्रकार से हम समझ सकते हैं। लेज़र की बात करें तो लेज़र जो है इसकी खोज थियोडर मेमन ने की है, इंपॉर्टेंट है। इसकी फुल फॉर्म है लाइट एम्प्लीफिकेशन बाय स्टिमुलेटेड इमिशन ऑफ रेडिएशन। तो ये लेज़र की फुल फॉर्म होती है। एक उच्च क्षमता का प्रकाशीय बीम होता है जिसका उपयोग हम किस में करते हैं? तो ये क्या है? एक उच्च क्षमता का प्रकाशीय बीम है, और ये इसकी फुल फॉर्म है लाइट एम्प्लीफिकेशन स्टिमुलेटेड इमिशन ऑफ रेडिएशन। इसकी फुल फॉर्म पूछी जाती है। और इसकी खोज किसने की थी? तो थियोडर मेमन ने इसकी खोज की थी। ऑप्टिकल डिस्क जो होती है, बारकोड रीडर जो होता है, लेज़र प्रिंटर, फाइबर ऑप्टिक संचार में इसका प्रयोग किया जाता है। आगे बात करें तो जो प्रोसेसर कंपनी है, पहले जो है 2 प्रोसेसर कंपनी थी, एक इंटेल थी, एक एएमडी थी। तो एडवांस माइक्रो डिवाइसेस, और एक कंपनी दूसरी कौन सी थी? वो इंटेल। तो इन्होंने कुछ प्रोसेसर बनाए थे, इंटेल पेंटियम, इंटेल सेलेरॉन, इंटेल जियोन, कोरड्योर, एटम, और एएमडी इथेलॉन, और एएमडी ड्यूरोन। जो ये कंपनी है, इन्होंने ये कुछ प्रोसेसर अपने बनाए थे। अब बात कर लेते हैं, हमारा अगला चैप्टर है। तो हमने कंप्यूटर की कार्य पद्धति पढ़ ली। कंप्यूटर में किस प्रकार कार्य करता है कि इनपुट हम उसमें देते हैं, फिर उसके बाद कंप्यूटर में प्रोसेसिंग होती है, उसके बाद हमें आउटपुट में सूचना प्राप्त होती है। अब इनपुट और आउटपुट डिवाइस की हम बात कर लेते हैं। इनपुट के बारे में हमने पढ़ा कि जिन भी डिवाइस का प्रयोग हम कंप्यूटर में डाटा डालने के लिए करते हैं वो इनपुट डिवाइस कहलाती हैं, और जिन डिवाइस के माध्यम से हमें डाटा सूचनाएं प्राप्त होती हैं, परिणाम प्राप्त होते हैं, उसे हम आउटपुट कहते हैं। जैसे कीबोर्ड, माउस है, तो कीबोर्ड में बटन है, हम प्रेस कर रहे हैं, तो वहाँ पे इनपुट डाटा हम कर रहे हैं, कंप्यूटर में इनपुट डाटा कर रहे हैं। उसके बाद माउस है, माउस के माध्यम से भी डाटा हम इनपुट कर रहे हैं। तो इनपुट डिवाइस की बात करते हैं तो इनपुट डिवाइस में कीबोर्ड, माउस, जॉयस्टिक, स्कैनर, प्रकाशीय पेन, माइक, टच स्क्रीन, बारकोड रीडर, पंच कार्ड रीडर, ऑप्टिकल मार्क रीडर, डिजिटल कैमरा, स्पीच रिकॉग्निशन सिस्टम, इलेक्ट्रॉनिक कार्ड रीडर। तो ये जितनी भी डिवाइसेस हैं, ये सारी जो है इनपुट डिवाइसेस हैं। जबकि आउटपुट में क्या है? आउटपुट में मॉनिटर है। जैसे हमें कोई चित्र दिखाई दे रहे हैं तो हमें वो बाहर को आउटपुट परिणाम प्राप्त हो रहा है, तो इसलिए वो आउटपुट डिवाइस हो गई। प्रिंटर से जो हम
प्रिंट निकालते हैं तो वो भी हमें बाहर को प्राप्त हो रहा है, मतलब परिणाम या सूचना हमें बाहर को प्राप्त हो रही है, तो वो प्रिंटर हो गया। प्लॉटर भी एक प्रिंटर जैसी ही डिवाइस है, उससे भी हम प्रिंट निकालते हैं। स्पीकर, इससे हमें आवाज़ बाहर को सुनने को मिलती है। कार्ड रीडर, टेप रीडर और स्क्रीन इमेज प्रोजेक्टर जो है, ये सारी आउटपुट डिवाइसेस हैं। तो इसके बारे में एक एक करके अब पढ़ते हैं। सबसे पहली डिवाइस है हमारी कीबोर्ड। कीबोर्ड क्या है कि आजकल 104 बटन वाला क्वेरेटरी कीबोर्ड प्रयोग में लाया जा रहा है। तो क्वेरेटरी क्या है, इसका नाम क्यों पढ़ा, जो इसके ऊपर लाइन में पढ़ा होगा आपने, इस प्रकार से शब्द अक्सर लिखे हुए होते हैं QWERTY। तो जो इस प्रकार से ऊपर वाली लाइन है उसमें इस प्रकार से अक्सर लिखे हुए होते हैं, इस प्रकार से इसका नाम क्वेरेटरी कीबोर्ड पड़ गया है। ये 104 बटन वाला कीबोर्ड होता है। फंक्शन की बात करें तो फंक्शन की 12 होती हैं। F1 से लेके F12 तक जो है फंक्शन की होती है। ये भी एग्जाम में पूछ लिया जाता है कभी भी कि फंक्शन की कितनी होती हैं। नम लॉक की बात करें तो नम लॉक का यूज हम ऑन ऑफ पर दो तरीके से हम कर सकते हैं। अगर नम लॉक ऑन है तो उस प्रकार से हमें जो बटन दबाने पर कुछ और परिणाम प्राप्त होंगे। अगर नम लॉक ऑफ है तो उस प्रकार से बटन दबाने पर हमें और परिणाम प्राप्त होंगे। कर्सर कंट्रोल की बात करें तो 4 बटन इस प्रकार से भी होते हैं, होम एंड पेज अप, पेज डाउन। तो इसको हम इस प्रकार से यूज कर लेते हैं। अगर हम होम के साथ कंट्रोल दबाएंगे तो पेज के आरंभ में पहुंच जाते हैं, एंड के साथ कंट्रोल दबाएंगे तो पेज के अंत में, जबकि पेज अप के साथ दबाएंगे तो अगले पेज में, जबकि पेज डाउन के साथ दबाएंगे तो पिछले पेज में। तो ये इस प्रकार से हम इन 4 बटनों का यूज इस प्रकार से हम कर सकते हैं। तो ये कर्सर कंट्रोल वाली बात है, जो 4 बटन इस प्रकार से होते हैं, मतलब कर्सर को कंट्रोल करते हैं। जो माउस है, अगर माउस हमारे पास नहीं है तो हम कीबोर्ड से भी इस प्रकार से यूज कर सकते हैं। मॉडिफायर की क्या है, जिनका स्वयं का तो कोई कार्य नहीं होता, लेकिन इन्हें बटन के साथ दबाने से जो है बहुत कार्य में बदलाव आ जाता है। जैसे शिफ्ट हो गया, शिफ्ट के साथ हम बहुत सारे बटनों का यूज कर लेते हैं। जैसे शिफ्ट के साथ दबाएंगे तो उसको कैपिटल और स्मॉल का यूज कर लेते हैं। जैसे शिफ्ट प्लस ए दबाते हैं तो कैपिटल ए आ जाएगा, अगर खाली ए दबाएंगे तो स्मॉल ए आएगा। तो इस प्रकार से शिफ्ट ए हो गया, कंट्रोल हो गया, ऑल्ट हो गया और विंडोज़ की हो गई। तो ये मॉडिफायर की होते हैं। तो पूछ लिया जाता है एग्जाम में कौन कौन सी है, शिफ्ट, कंट्रोल, ऑल्ट और विंडोज़ की जो हैं ये मॉडिफायर की होती हैं। अब कुछ स्पेशल पर्पज की होती हैं जिन्हें कुछ बटन किसी खास उद्देश्य के लिए दबाए जाते हैं। जैसे डेल है, एक अक्षर डिलीट करने के लिए डेल का दबाया जाता है। स्पेस का बटन है, स्पेस एक जो है अक्सर आगे जाने के लिए स्पेस दबाया जाता है। एंटर जो है वो किसी चीज़ को ओके करने के लिए दबाया जाता है। तो ये कुछ स्पेशल पर्पज बटन हैं जिनका प्रयोग किसी खास उद्देश्य के लिए किया जाता है। नम लॉक के बारे में हमने पढ़ लिया, संख्यात्मक बटन के साथ इसका प्रयोग किया जाता है। कैप्स लॉक की बात करें तो छोटे अक्षर को बड़ा करने के लिए। अभी पीछे एक थोड़ा मिस्टेक से बोल दिया है कि जो छोटा और बड़ा अक्षर जो होता है उसमें हम शिफ्ट का यूज नहीं करके कैप्स का यूज करते हैं। तो अगर हम कैप्स दबाते हैं तो जो स्मॉल ए है वो कैपिटल ए दब जाएगा, क्योंकि अगर कैप्स बटन ऑन है तो बटन पे जो है एक स्मॉल ए होता है, एक कैपिटल ए होता है। तो अगर हम कैप्स का यूज करेंगे तो कैपिटल में आ जाएगा, जबकि अगर नहीं यूज करेंगे तो स्मॉल ए रहेगा। जबकि शिफ्ट का यूज हम उस जगह करते हैं जहाँ बटन पर 2 चिन्ह बने होते हैं, तो उसमें एक तो शिफ्ट के साथ आता है जबकि एक खाली आता है। तो अगर हम शिफ्ट के साथ आएगा तो वो दूसरा अक्षर आएगा, अगर शिफ्ट यूज नहीं करेंगे तो वो दूसरा अक्षर आएगा। तो इसलिए संयोजन की भी इसको कहा जाता है। तो संयोजन की किसको कहा जाता है, तो वो कहा जाता है शिफ्ट को। टैब का यूज किस में करते हैं, तो एक निश्चित दूरी या एक कॉलम से दूसरे कॉलम में जाने के लिए हम टैब का यूज करते हैं। ESC एस्केप की का यूज किस में करते हैं, तो पिछला कार्य हमने जितना किया है उसको समाप्त करने के लिए या उसको बंद करने के लिए हम एस्केप की का यूज करते हैं। ये प्रश्न इंपॉर्टेंट है, ये एग्जाम में पूछा हुआ भी है कि कंप्यूटर को शुरू अवस्था में पहुंचाने या हैंग होने पर रिस्टार्ट करने के लिए जो है किसका यूज किया जाता है, तो कंट्रोल, ऑल्ट प्लस डेल तीनों की एक साथ अगर हम दबाएं तो कंप्यूटर रीसेट हो जाता है। अगर कंप्यूटर हैंग हो जाता है कभी तो उसको रीसेट करने के लिए कंट्रोल, ऑल्ट प्लस डेल का यूज हम करते हैं। माउस की बात करें, दूसरी डिवाइस जो है हमारी इनपुट डिवाइस वो माउस है। माउस एक पॉइंटिंग डिवाइस होती है, तो ये भी इम्पोर्टेंट है। जो क्लिक करने वाला जो प्रतीक है तो ये कर्सर कहलाता है। तो इस प्रकार से होता है माउस का, स्क्रीन पर दिखाई देगा आपको, तो इसे हम कर्सर कहते हैं। इसका आविष्कार किसने किया था, तो डॉक्टर डगलस इंजेलबॉर्ट जो हैं इन्होंने माउस का आविष्कार किया था।
माउस जो है कुछ नए प्रकार से भी आने लगे हैं, जैसे ऑप्टिकल माउस है। तो प्रकाश तरंगों के परावर्तन के आधार पर जो है एलईडी या लेज़र डायोड द्वारा उत्पन्न प्रकाश तरंगें सतह से परावर्तित होती हैं। एक माउस आपने देखा होगा वो जलने वाला होता है, उसमें किसी भी प्रकार की रबड़ या गोली नहीं होती है, खाली जलता है वो, तो उसे हम ऑप्टिकल माउस कहते हैं। ये लेज़र तरंगों के आधार पर चलता है। वायरलेस कीबोर्ड जो होती है इसमें केबल नहीं होती है, ये वायरलेस होता है, उस प्रकार से कंप्यूटर से कनेक्ट होता है। इसमें क्या होता है, एक ट्रांसमीटर होता है, एक रिसीवर होता है। रिसीवर तो जो होता है वो यूएसबी पोर्ट के माध्यम से कंप्यूटर के अंदर होता है, जबकि ट्रांसमीटर जो होता है वो माउस में लगा होता है। तो माउस में ट्रांसमीटर होता है जबकि यूएसबी पोर्ट कंप्यूटर में रिसीवर होता है। तो इस प्रकार से संकेत एक दूसरे से रिसीव करके जो है वायरलेस माउस जो है चल जाता है। ट्रैक बॉल की बात करें तो इसमें रबड़ नीचे न होकर ऊपर होती है। इससे माउस को बिना हटाए रबड़ घुमाकर पॉइंटर की परिवर्तन को, जो इस प्रकार का कर्सर है हमारा, इसकी स्थिति को परिवर्तित किया जा सकता है। कैसे कि माउस हमने हिलाया नहीं, जबकि हम जो इसके अंदर गोली है उसको हम हिलाकर जो है इसकी स्थिति बदल सकते हैं। जॉयस्टिक की बात करें तो ये एक पॉइंटिंग डिवाइस है। पॉइंटिंग डिवाइस भी आप देखते रहना कौन कौन सी हैं। तो एक तो माउस हो गई पॉइंटिंग डिवाइस, एक जॉयस्टिक हो गई पॉइंटिंग डिवाइस, एक प्रकाशीय पेन हो गया पॉइंटिंग डिवाइस, मतलब पॉइंट के रूप में ये कार्य करते हैं। तो जॉयस्टिक हो गया, इसे ट्रैक बॉल की तरह एक छड़ी और एक इसके साथ लगी होती है। मतलब ट्रैक बॉल तो होता ही है, गोली तो उसमें होगी, लेकिन इसमें एक छड़ी भी साथ में लगी हुई होगी। किसमें, जॉयस्टिक में। ये गेम खेलने में बहुत ज़्यादा मददगार है। जॉयस्टिक जो है, पूछा जाता है कि गेम खेलने में कौन सी इनपुट डिवाइसेस यूज़ की जाती है, तो वो है जॉयस्टिक। प्रकाशीय पेन क्या है, कंप्यूटर स्क्रीन पर लिखने, चित्र बनाने या बार कोड को पढ़ने में किया जाता है। तो प्रकाशीय पेन जो है ये भी एक पॉइंटिंग डिवाइस है। इसका प्रयोग लिखने, कंप्यूटर स्क्रीन पर लिखने और चित्र बनाने में किया जाता है। स्कैनर की बात करें तो स्कैन डॉक्यूमेंट को बिट मैप इमेज के रूप में मेमोरी स्टोर किया जाता है। स्कैनर जो है उसमें किसी भी चीज़ को हम स्कैन करके स्टोर कर सकते हैं। बार कोड रीडर क्या है, तो बार कोड जो है बैंक, पोस्ट ऑफिस में आपने चेक देखे होंगे, तो उसमें इस प्रकार से होता है 0 1 2 3 4 5 6 7, और इसमें लेज़र बीम के माध्यम से हम लाइट्स के माध्यम से जो है इस पर लाइट मारते हैं, उस प्रकार ये स्कैन कर लेता है। विभिन्न चौड़ाई की जो है ऊर्ध्वाधर पट्टी इसमें इस प्रकार से होती है। इसका प्रयोग बैंक, पोस्ट ऑफिस में किया जाता है इस बार कोड रीडर का। MICR क्या है, तो MICR जो है वो मैग्नेटिक इंक करेक्टर रिकॉग्निशन है, जिसमें 0 से 9 तक और 4 चिन्ह जो है कुल 14 करेक्टर होते हैं। इस प्रकार से होगा। ये आपने चेक पे देखा होगा, जो बैंकों में चेक होते हैं उस पर इस प्रकार से लिखा होगा। इसका प्रयोग चुंबकीय स्याही से होता है। विशेष तरीके से लिखे अक्षरों को कंप्यूटर के जरिए पढ़ा जाता है। तो चेक ड्राफ्ट का भुगतान करने और नकल रोकने में, मतलब इस प्रकार के जो करेक्टर है इस प्रकार बने हुए होते हैं जिससे इसका कॉपी करना आसान नहीं होता, और नकल जो चेक होता है, चेक बुक होती है, उसमें जो है धोखाधड़ी से बचा जा सकता है। तो इसमें कितने करेक्टर होते हैं, 14 करेक्टर होते हैं। 0 से 9 तक तो इस प्रकार होते हैं, जबकि ये 4 सिंबल और आपको मिलेंगे, 4 चिन्ह इस प्रकार से मिलेंगे। अगला है हमारा OMR, ऑप्टिकल मार्क रीडर। वस्तुनिष्ठ परीक्षा जो हमारे जो ग्रुप C का एग्ज़ाम होता है, किसी भी प्रकार का एग्ज़ाम होता है, तो उसमें 4 गोले आपको भरने को मिलेंगे। तो वो OMR होता है, ऑप्टिकल मार्क रीडर, जिसे उच्च तीव्रता वाले प्रकाश से किरणों से कागज़ पर डाला जाता है और OMR को चेक किया जाता है। टच स्क्रीन की बात करें तो बैंकों में, ATM में जो है टच स्क्रीन होती है, और स्मार्टफोन और मोबाइल फ़ोन में भी आजकल टच स्क्रीन के माध्यम से चलते हैं। माइक की बात करें तो ध्वनि तरंगों को एनालॉग तरंगों में बदला जाता है, जिसे साउंड कार्ड द्वारा डिजिटल तरंगों में बदला जाता है। तो जो माइक होती है उसमें हम ध्वनि बोलते हैं, ध्वनि तरंगें एनालॉग तरंगों में बदल जाती हैं। जो साउंड कार्ड होता है वो फिर उसको डिजिटल तरंगों में बदल देता है। स्पीच रिकॉग्निशन सिस्टम क्या है, रिकॉग्निशन सिस्टम जो है इसमें हम बोलकर डाटा को कंप्यूटर में डालते हैं। तो अगर कुछ भी हमें इनपुट डालना है, तो अगर हम उसको बोल के डाल रहे हैं तो इस डिवाइस के माध्यम से हम उसमें बोलकर डाटा डाल सकते हैं। OCR क्या है कि ऑप्टिकल कैरेक्टर रिकॉग्निशन जो है स्कैन डॉक्यूमेंट को टेक्स्ट डॉक्यूमेंट पहचान कर उसे वर्ड प्रोसेसिंग टेक्स्ट में बदल देता है। तो ये जो ऑप्टिकल कैरेक्टर रिकॉग्निशन है, इसमें क्या होता है, जो स्कैन किया डॉक्यूमेंट है उसको टेक्स्ट में बदल देता है, उसमें फिर हम करेक्शन एडिट कर सकते हैं। इलेक्ट्रॉनिक कार्ड रीडर जो है ये एक प्लास्टिक का एक कार्ड होता है, जैसे हमारा ATM कार्ड होता है, क्रेडिट कार्ड होता है,
उस पर एक चिप लगी हुई होती है, चुंबकीय पट्टी लगी हुई होती है, जिसके माध्यम से अगर हम उसे एटीएम मशीन में, जैसे एटीएम से पैसे निकालते हैं एटीएम कार्ड लगा के, तो वो चुंबकीय पट्टी को पढ़ लेता है, उसके बाद हम वहाँ से कैश निकाल सकते हैं। तो इस प्रकार से इलेक्ट्रॉनिक कार्ड रीडर। डिजिटल कैमरे की बात करें तो फोटो डायोड का प्रयोग किया जाता है डिजिटल कैमरे में। अगला है हमारा आउटपुट। आउटपुट क्या होता है कि जब हम कंप्यूटर प्रोसेसिंग कर लेता है उसके बाद हमें आउटपुट सूचनाएं प्राप्त होती हैं। जैसे मॉनिटर है, मॉनिटर में हम कुछ देख रहे हैं तो वो हमें आउटपुट प्राप्त हो रहा है। इसमें भी दो प्रकार से, सॉफ्ट कॉपी है तो उसे हम छू नहीं सकते, हार्ड कॉपी है उसे हम छू सकते हैं। जैसे प्रिंटर है, प्रिंटर के माध्यम से हमें कॉपी प्राप्त हो रही है तो वो हार्ड कॉपी हो गई, जबकि पीडीएफ है वो हमें डिस्प्ले के माध्यम से प्राप्त हो रही है तो वो हमारी सॉफ्ट कॉपी हो गई। मॉनिटर की बात करें तो तकनीकी आधार पर 3 प्रकार के इस प्रकार यूज होते हैं, जैसे सीआरटी, कैथोड रेज ट्यूब, इसकी फुल फॉर्म है इलेक्ट्रॉन बीम द्वारा डिस्प्ले प्राप्त होती है। एलसीडी, उसके बाद आई लिक्विड क्रिस्टल डिस्प्ले, इसमें 2 परतों के मध्य क्रिस्टल भरा हुआ होता है। फिर उसके बाद एलईडी आई लाइट इमिटेड डायोड, इसमें रिजोल्यूशन रिफ्रेश रेट बेहतर होता है। तो आजकल जो है एलईडी का प्रचलन चल रहा है। तो पिक्सेल रिजोल्यूशन क्या है, ये इसके गुण होते हैं। तो छोटे छोटे चमकीले बिंदु होते हैं डिस्प्ले पे, जिसमें जितने नज़दीक होंगे उतना अच्छा होगा। तो डीपीआई डॉट पर इंच में इसको मापा जाता है कि कितने कितने नज़दीक में ये बिंदु हैं। रिजोल्यूशन की बात करें तो अच्छा होने से इसका चित्र अच्छा होता है, जितनी अच्छी रिजोल्यूशन होगी उतना चित्र अच्छा दिखाई देगा डिस्प्ले पे। पिक्सल को एक रंग से दूसरे रंग में बदलने पर लगा समय जो होता है वो रिस्पॉन्स टाइम कहलाता है। अगली आउटपुट डिवाइस जो है वो है हमारी प्रिंटर। प्रिंटर को हम 2 प्रकार से डिवाइड कर सकते हैं। एक तो प्रिंट क्षमता के अनुसार प्रिंट कितने कितने कर सकते हैं, तो जो इस प्रकार का प्रिंटर होता है करेक्टर प्रिंटर, वो एक एक करेक्टर को प्रिंट करता है, मतलब एक एक अक्षर को प्रिंट करता है। दूसरा लाइन प्रिंटर, तो लाइन एक एक लाइन को प्रिंट करता है। तीसरा है पेज प्रिंटर, तो ये एक एक पेज को प्रिंट करता है। तो उसके बाद दूसरा प्रकार है हमारा प्रिंट करने के तरीके के अनुसार, इसमें इम्पैक्ट है, एक नॉन इम्पैक्ट है। तो इम्पैक्ट में डॉट मैट्रिक्स हो गया, डेजी हिल हो गया, जबकि नॉन इम्पैक्ट प्रिंटर में जो है थर्मल, इंकजेट और लेज़र हो गया। तो पूछा जाता है कि लेज़र प्रिंटर जो है सबसे अच्छा प्रिंटर है, तो ये किस प्रकार के प्रिंटर में आता है, तो ये नॉन इम्पैक्ट प्रिंटर आता है। तो लेज़र क्या है, लेज़र एक नॉन इम्पैक्ट प्रिंटर है। इम्पैक्ट और नॉन इम्पैक्ट में अंतर क्या है, तो इम्पैक्ट में क्या होता है, रिबन पर दबाव डालकर प्रिंट निकाला जाता है, जबकि नॉन इम्पैक्ट में रिबन होता ही नहीं है, इसमें स्याही का छिड़काव करके जो है प्रिंट निकाला जाता है। तो लेज़र जो है वो नॉन इम्पैक्ट प्रिंटर है। तो पूछा जाता है कि सबसे तेज़ गति का प्रिंटर कौन सा है, तो वो है सबसे तेज़ गति का प्रिंटर है लेज़र प्रिंटर। ये उच्च गति वाला होता है। और नॉन इम्पैक्ट प्रिंटर होता है जिसमें रबड़ नहीं होती, मतलब रिबन नहीं होता है, उस पर छिड़काव करके प्रिंट निकाला जाता है। तो इसमें 3 पार्ट होते हैं, जैसे एक तो लेज़र बीम का यूज कर लेते हैं, एक प्रकाश से ड्रम और एक टोनर होता है। तो इसमें हम किस प्रकार से प्रिंट निकालते हैं, तो जो लेज़र बीम से प्रकाश से होता है वो ड्रम पर पड़ता है और वहाँ से विद्युत आकृति बनती है। उसके बाद जो विद्युत आकृति है उसके अपोजिट में टोनर स्याही को कागज़ पर चिपका देता है और प्रिंट हमारा निकल जाता है। अगर इसमें बॉटल में बात करें तो स्याही बॉटल में 3 प्रकार के रंग होते हैं, लाल, नीला, पीला। तो इसलिए 3 प्राथमिक रंग जो होते हैं ये लेज़र प्रिंटर में होते हैं। प्लॉटर की बात करें तो ये भी एक प्रकार की प्रिंटर की तरह हार्ड कॉपी देने वाली डिवाइस है। इनपुट आउटपुट पोर्ट मदर बोर्ड में स्थान बने होते हैं। तो जो अगर हम पोर्ट की बात करें कि जो सीपीयू है, सीपीयू से हम जैसे कीबोर्ड, माउस, प्रिंटर को किस प्रकार जोड़ते हैं, तो पोर्ट जो होते हैं, स्विच जिसे बोलते हैं हमारी सिंपल लैंग्वेज में, स्विच जो है उसमें हम जोड़ते कैसे हैं। तो सीरियल पोर्ट, एक बार में 1 बिट डाटा स्थानांतरण होता है, जैसे मॉडेम, बारकोड रीडर, माउस, डिजिटल कैमरा जो है वो सीरियल पोर्ट से जुड़े होते हैं। जबकि पैरेलल पोर्ट जो है वो 25 पिन का करैक्टर होता है, इसमें एक साथ 8 बिट या उससे अधिक डाटा का स्थानांतरण होता है। इसमें प्रिंटर को किस माध्यम से जोड़ते हैं, तो वो है पैरेलल पोर्ट। पूछा जाता है कि जो प्रिंटर है वो किस प्रकार के पोर्ट से जुड़ा होता है, तो वो होता है पैरेलल पोर्ट से जुड़ा हुआ। यूएसबी पोर्ट से क्या क्या चीज़ें जुड़ती हैं, तो प्रिंटर, कीबोर्ड, प्रिंटर इससे भी जुड़ जाता है, माउस, कैमरा, स्कैनर, पेन ड्राइव, तो ये यूएसबी पोर्ट से जुड़ जाती हैं। अगला है हमारा कंप्यूटर सिस्टम के थोड़े से प्रश्न है हमारे। कंप्यूटर सिस्टम के भाग नहीं होते लेकिन बाद में उन्हें जोड़ा जाता है, तो पेरीफेरल डिवाइस कहलाती हैं। तो पेरीफेरल डिवाइस क्या होती हैं, मतलब वो चीज़ें कंप्यूटर के भाग तो नहीं होती हैं लेकिन उन्हें बाद में हम जोड़ा जा सकता है। जैसे पेन ड्राइव है, पेन ड्राइव को हम बाद में हम जोड़ सकते हैं, पहले कंप्यूटर के साथ तो नहीं होती लेकिन उसे अब हम बाद में जोड़ सकते हैं। स्पीकर हैं, वो भी कंप्यूटर के साथ नहीं होते हैं, या सीपीयू के साथ हमारा कीबोर्ड और माउस भी नहीं है, उसको भी हम बाद में जोड़ सकते हैं और हटा भी सकते हैं। तो उन डिवाइसों को क्या कहते हैं, तो पेरीफेरल डिवाइस जो उनको कहा जाता है, जिनको हम हटा के जोड़ भी सकते हैं इस प्रकार से।
आउटपुट इनपुट दोनों प्रकार की डिवाइस कौन सी है, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है। तो जो मॉडेम होता है इसे मॉड्यूलेटर डीमॉड्यूलेटर कहते हैं। तो ये एनालॉग सिग्नल को डिजिटल में बदलता है। जो रेडियो तरंगों पे एनालॉग सिग्नल आते हैं तो कंप्यूटर जो है डिजिटल सिग्नलों को समझता है, तो इसलिए वो एनालॉग को डिजिटल में बदल देता है। फिर कंप्यूटर के डिजिटल सिग्नलों को रेडियो लाइन पर भेजने के लिए फिर से एनालॉग में बदल देता है। तो ये इनपुट आउटपुट दोनों प्रकार की डिवाइसें हैं। इसकी फुल फॉर्म है मॉड्यूलेटर और डीमॉड्यूलेटर। अगला है हमारा कंप्यूटर को रीस्टार्ट करने के लिए, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट की है, कंट्रोल प्लस ऑल्ट प्लस डेल जो है कंप्यूटर को रीस्टार्ट करने के लिए दबाई जाती हैं। मॉडिफायर बटन हो गए शिफ्ट ऑल्ट कंट्रोल, विंडोज़ की जो है ये मॉडिफायर बटन हो गए। ग्राफिकल यूज़र इन GUI जो है इसमें स्टैंडर्ड पॉइंटिंग डिवाइस के रूप में प्रयोग किया जाता है, तो माउस का प्रयोग इसमें GUI में किया जाता है। कंप्यूटर में गेम खेलना किससे आसान हो गया, तो जॉयस्टिक जो है इससे कंप्यूटर पर गेम खेलना आसान हो गया है। मॉनिटर की डिस्प्ले का आकार मापा जाता है, तो मॉनिटर की जो डिस्प्ले है वो इस प्रकार विकर्ण से मापी जाती है। आपने देखा होगा कि 36 इंच की है या 52 इंच की है, तो वो बीच का जो विकर्ण होता है उसको कहते हैं, इसी से आकार मापा जाता है। तो ये 36 इंच की होगी तो ये इसका विकर्ण होगा, ना कि ये साइड होगी भुजाएं। तो ये भी आप ध्यान रखना है कि जो विकर्ण से जो है डिस्प्ले का आकार मापा जाता है। सर्वाधिक प्रयोग में आने वाला जो बारकोड है वो है यूनिवर्सल प्रोडक्ट कोड। डाटा को सहायक मेमोरी से मुख्य मेमोरी में एक्सेस करने जो समय होता है वो एक्सेस टाइम कहलाता है। डिस्क को डिवाइड किया जाता है ट्रैक, और ट्रैक को किस में डिवाइड किया जाता है वो सेक्टर में। और यह प्रक्रिया क्या कहलाती है, फॉर्मेटिंग। जब हम किसी भी चीज़ को फॉर्मेट करते हैं, जैसे मोबाइल ही फॉर्मेट किया है, कोई चिप फॉर्मेट की, तो उसमें क्या है वो ट्रैक होता है, ट्रैक को फिर उसमें सेक्टर में बांटा जाता है। कंप्यूटर मेमोरी में सेव डॉक्यूमेंट को ढूंढकर स्क्रीन पर दिखाने की जो प्रक्रिया वो क्या कहलाती है, तो वो रिट्रीव कहलाती है। तो ये प्रक्रिया हो गई। अब आगे देखते हैं अगला चैप्टर हमारा सिस्टम के घटक। सिस्टम के घटक में अगर बात करें तो हम पावर सप्लाई की सबसे पहले बात करते हैं। पावर सप्लाई CPU के अंदर होती है, जो कंप्यूटर को पावर दी जाती है जिसके माध्यम से, तो वो है स्विच SMP स्विच मोड पावर सप्लाई इसकी फुल फॉर्म है। कभी कभी पूछा है एग्जाम में, SMP जो होता है उसकी फुल फॉर्म स्विच मोड पावर सप्लाई। घरेलू बिजली 220 AC की जो है 220 वोल्ट AC दी जाती है, घरेलू बिजली होती है। घर में जो बिजली होती है वो 220 वोल्ट AC की होती है। लेकिन प्रयोग के लिए जो है 5 वोल्ट और जो 12 वोल्ट DC में इसको बदल देता है, वो कौन बदलता है, वो बदलता है SMP। अगला है हमारा USB क्या होता है, वो यूनिवर्सल सीरियल बस है। इसमें सभी प्रकार के उपकरण कंप्यूटर जोड़े जा सकते हैं। तो आजकल जो है USB पोर्ट आ रहे हैं CPU के जो पीछे है, उसमें जो है एक ही प्रकार से जो है सभी इनपुट आउटपुट डिवाइसेस उसमें लगाई जाती हैं। इसमें क्या होता है, अगर हम किसी भी डिवाइस को उसमें सिस्टम में लगा रहे हैं तो उसमें क्या होता है कि बिना रिस्टार्ट किए उसको हम जोड़ सकते हैं और बिना रिस्टार्ट किए ही उसको हटा सकते हैं। इस गुण को जो है वो प्लग एंड प्ले का गुण कहा जाता है। अगला है हमारा मॉडेम जो है, इसकी फुल फॉर्म होती है मॉड्यूलेटर डीमॉड्यूलेटर। ये है इनपुट आउटपुट दोनों प्रकार की युक्ति है, ये भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। इसमें इसका कार्य क्या होता है, जो टेलीफोन लाइन पर जो है सिग्नल आते हैं वो एनालॉग सिग्नल होते हैं। तो मॉडेम क्या करता है, उस एनालॉग सिग्नल को डिजिटल सिग्नल में बदल देता है, क्योंकि कंप्यूटर डिजिटल सिग्नल को लेता है। फिर कंप्यूटर के जो डिजिटल सिग्नल होते हैं उसको मॉडेम जो है फिर एनालॉग सिग्नल में बदल देता है, फिर से वो टेलीफोन लाइन में चले जाते हैं। तो मॉडेम का कार्य है वो एनालॉग से डिजिटल में बदलना और डिजिटल से एनालॉग में बदलना। तो मॉडेम जो है इसलिए इनपुट आउटपुट डिवाइस दोनों प्रकार की युक्ति है, और मॉड्यूलेटर डीमॉड्यूलेटर जो है इसलिए इसकी फुल फॉर्म है। पर्सनल कंप्यूटर जो है इसका निर्माण जो है विकास जो है वो IBM ने किया, इंटरनेशनल बिजनेस मशीन इसकी कंपनी का जो निर्माण है, इसने 1981 में जो है पर्सनल कंप्यूटर का विकास किया था। किसने, IBM है क्या, IBM एक कंपनी है, इंटरनेशनल बिजनेस मशीन। पोर्ट की बात करें तो जो ऑडियो जैक होता है, पोर्ट हैं ये सारे, इन पोर्ट से हम क्या क्या डिवाइसेस जोड़ सकते हैं। तो ये एग्जाम में पूछा जाता है, जैसे प्रिंटर ही पूछ लिया कि प्रिंटर कौन से पोर्ट से जोड़ा जाता है, तो पैरेलल पोर्ट से प्रिंटर जोड़ा जाता है। तो इसी प्रकार से ऑडियो जैक से क्या जोड़ा जाता है, बाह्य स्पीकर हेडफोन माइक जो है वो ऑडियो जैक से जोड़े जाएंगे। जबकि SCSI स्मॉल कंप्यूटर सिस्टम इंटरफेस जो है इससे हार्ड डिस्क स्कैनर और DVD को जोड़ा जा सकता है। नेटवर्क पोर्ट जो है इससे RT45 कनेक्टर, इससे लोकल एरिया नेटवर्क जो है उसे जोड़ने के लिए नेटवर्क पोर्ट का यूज किया जाता है। जबकि पैरेलल पोर्ट जो है इसे प्रिंटर जोड़ने के लिए किया जाता है। जबकि USB पोर्ट जो है वो
माउस, प्रिंटर और पेन ड्राइव जोड़ने के लिए USB पोर्ट का प्रयोग किया जाता है। लेकिन आजकल USB जो है यूनिवर्सल सीरियल जो है बोर्ड कहलाता है। तो USB पोर्ट जो है ये, इससे सभी प्रकार के हम डिवाइसेस जोड़ सकते हैं। तो ये यूनिवर्सल सीरियल बस है, तो इससे सभी प्रकार के इनपुट आउटपुट डिवाइसेस जोड़ी जा सकती हैं। फुल फॉर्म है इसकी यूनिवर्सल सीरियल बस, जो इससे सभी प्रकार की इनपुट आउटपुट डिवाइसेस हम जोड़ सकते हैं। फिर अगला है हमारा यूपीएस क्या है? अनटेप्टेड पावर सप्लाई, जो लाइट जाने पे जो है कुछ कंप्यूटर को 10-15 मिनट का बैकअप दे देता है, वो यूपीएस कहलाता है। लाइट चले जाने पर कंप्यूटर एकदम बंद होने से बचता है, इसलिए कंप्यूटर के जो पार्ट्स हैं वो क्षति होने से बच जाते हैं। अगला चैप्टर है हमारा मेमोरी के बारे में इसमें हम पढ़ेंगे।